तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर न्यूज 18 इंडिया राइजिंग भारत के मंच पर दिखे और पूरी दुनिया को उनकी ओर से संदेश दिया गया। विपक्ष पर उन्हें प्रहार किया, विरोधियों पर लगातार बरसते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। औरंगजेब वाले बयान का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया और साथ ही ये भी कहा कि आज का भारत आतंक को सहने वाला देश नहीं है, बल्कि वो आतंक को मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। इसके साथ ही उन्होंने राइजिंग भारत कार्यक्रम के मंच से विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने औरंगजेब वाले बयान का जिक्र करते हुए विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के काम का बखान भी करते हुए ये बताया कि अगले 25 साल में विकास का जो रोड मैप है उसके लिए सरकार बिल्कुल तैयार है और किस तरीके से 25 सालों में आगे बढ़ना है, विकास का जो कार्य है वो आगे करना है और किस तरीके से देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, उसका रोड मैप मोदी सरकार की ओर से तैयार है। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। भारत का 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाना क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर के $700 बिलियन के पार पहुंच जाना, ये क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का एक्सपोर्ट $700 बिलियन पार कर जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा? और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2014 से पहले देश की साख गिर रही थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन सरकार अपने घोटाले को छिपाने में जुटी थी। 2014 से पहले घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, देश की साख गिर रही थी, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। और न्यूज 18 इंडिया के मंच पर प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में भ्रष्टाचारियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जा रहा है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है, जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। कभी किसी सरकारी बाबू के घर से, बिस्तर से, दीवारों से नोटों की गड्डियां निकलती हैं। कभी किसी कांग्रेस के सांसद के घर से सैकड़ों करोड़ के नोटों के ढेर निकलते हैं। कभी किसी टीएमसी के मंत्री के घर से नोटों के ढेर निकलते हैं। इसलिए चारों तरफ बौखलाहट नजर आती है, बिलबिलाए हुए हैं। और ये सब होता क्यों है? बात वही है, नीयत सही तो काम सही।
उधर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। ये बवाल तब हुआ जब दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक इलाके में आमने सामने आ गए। पहले उनके बीच बहस हुई और फिर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ और लाठियां चली। मारपीट और बवाल में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। और ये सब कुछ हुआ केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा की मौजूदगी में। बवाल की जो तस्वीरें सामने आई उसमें निशित प्रामाणिक और उदयन गुहा सड़क के बीचों बीच एक दूसरे से बहस करते दिखाई दिए, जबकि उन दोनों के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी बीच बचाव करते नजर आए। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद मामला और ज्यादा बिगड़ गया। निशित प्रामाणिक और उदयन गुहा के सुरक्षा कर्मी भी एक दूसरे से उलझ पड़े। इसके बाद तो वो सड़क दोनों पार्टी के कार्यकर्ता के बीच जंग का मैदान बन गई। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठी और पत्थर से हमला किया, जबकि इस दौरान वहां पुलिस वाले भी मौजूद दिखाई दिए। बताया गया कि मारपीट में दोनों तरफ के कुछ कार्यकर्ताओं को सिर में चोट लग गई। मारपीट कर रहे टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद अलग किया। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुए बवाल से पूरे इलाके का माहौल गर्मा गया और एक ही इलाके में दोनों पार्टी के नेताओं की जनसभाएं होने की वजह से मामला गर्मा गया, क्योंकि दिनहाटा बाजार इलाके में बीजेपी नेता निशित प्रामाणिक की रैली के साथ उसी इलाके में टीएमसी नेता उदयन गुहा की भी रैली होने वाली थी। लेकिन केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने आरोप लगाया कि जैसे ही वो अपनी जनसभा को संबोधित करके वहां से निकलने लगे, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। इसके बाद तो ऐसा बवाल शुरू हुआ कि वहां अफरा तफरी मच गई। एक केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री के बीच झड़प और हंगामे की वजह से माहौल बिगड़ गया। निशित प्रामाणिक ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की गई। पहले भी 2-3 बार मेरे ऊपर अटैक किया गया। हालांकि ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता उनकी रैली की तरफ बढ़े और पथराव शुरू कर दिया था। ওদের জেলা সভাপতি সহ কয়েকজন সব মোটা মোটা বাঁশ লাঠি নিয়ে যাকে পারছে পেটাতে শুরু করেছে। उदयन गुहा ने आरोप लगाया कि निशित प्रामाणिक के सुरक्षा कर्मियों ने भी टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों पर हमले किए। 1.5-2 घंटे तक सड़क पर हंगामा और बवाल होता रहा। इस दौरान मामले को शांत कराने में वहां मौजूद पुलिस वालों की भी सांसें फूल गई। लेकिन कूच बिहार के दिनहाटा में हुई घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री के साथ बदसलूकी और झड़प की घटना के विरोध में बीजेपी ने कूच बिहार में जोरदार प्रदर्शन किया और एसपी ऑफिस के घेराव की कोशिश की। हाथों में पार्टी का झंडा लेकर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एसपी दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर जमा हो गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए थे। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सड़क पर बांस से बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस ने बांस की बैरिकेडिंग करके उस सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया। निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमले से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता उदयन गुहा के उकसाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि केंद्रीय मंत्री पर भी पथराव किया गया। लेकिन उदयन गुहा पर एक्शन लेने के बजाय पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की। एसपी ऑफिस के घेराव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर एसपी ऑफिस में घुसने की कोशिश में थे, जबकि वहां भारी संख्या में तैनात पुलिस वाले हर हाल में उन्हें रोकने की कोशिश करते दिखे। लेकिन बवाल की इस घटना ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संसदीय सीट का सियासी तापमान बढ़ा दिया। कूच बिहार लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने खाता खोला था। 2019 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए निशित प्रामाणिक ने टीएमसी उम्मीदवार को बड़े अंतर से हरा दिया था और 2024 के चुनाव में भी उस कामयाबी को दोहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। दक्षिण में इसकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार जिला बांग्लादेश के साथ करीब 550 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके अलावा पूर्व में असम के साथ इस जिले की करीब 85 किलोमीटर की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से भूटान बॉर्डर की दूरी भी सिर्फ 60 किलोमीटर की है। बांग्लादेश की सीमा के करीब बसे इस जिले को राजनीतिक लिहाज से बेहद संवेदनशील माना गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 19 अप्रैल को यानी पहले ही चरण में यहाँ वोटिंग होगी। लोकसभा के लिए ये सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। 2019 में उत्तर बंगाल की ये सीट बीजेपी के पाले में गई थी। इस संसदीय सीट पर पहली बार बीजेपी का कोई उम्मीदवार सांसद बना था।
और निशित प्रामाणिक बीजेपी की टिकट पर लोकसभा में पहुंचे थे। कूच बिहार में निशित प्रामाणिक की जीत टीएमसी को काफी चुभी थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले निशित प्रामाणिक ममता बनर्जी की पार्टी के होनहार युवा सिपाही थे। लेकिन 2019 के चुनाव में बाजी ऐसी पलटी कि निशित ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने उन्हें कूच बिहार से टिकट थमा दिया था। अनुसूचित जाति के राजवंशी समुदाय से आने वाले निशित प्रामाणिक ने कड़ी मेहनत करके जीत हासिल की और पहली बार कूच बिहार लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में आ गई। राजवंशी समुदाय पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है। वहाँ के कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में इस समुदाय का दबदबा माना जाता है और निशित प्रामाणिक जैसे युवा नेता के जरिए बीजेपी ने इस वोट बैंक में पैठ बनाने की कोशिश की। बीजेपी ने निशित प्रामाणिक को न सिर्फ सांसद बनाया बल्कि 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की शपथ दिला दी। वो नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री बन गए थे। निशित के लिए ये वो कामयाबी थी जिसे हासिल करने में बड़े बड़े दिग्गजों को कई बरस लग जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने और उसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनने तक का सफर निशित प्रामाणिक ने बेहद कम समय में तय कर लिया। मतलब निशित का सियासी सफर बेहद तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत अपनी मां को देखकर किया था। उनकी मां चंदा प्रामाणिक टीएमसी में थी और अपने गांव की प्रधान चुनी गई थी। और जब निशित बड़े हुए तो उनका झुकाव भी ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ हो गया। हालांकि उन्होंने टीचिंग में डिप्लोमा करके प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक की नौकरी शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान भी वो तृणमूल के साथ जुड़े रहे। 2011 में टीएमसी ने तृणमूल युवा संगठन का गठन किया था। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इसके नेता बनाए गए। इस दौरान निशित भी इस संगठन में शामिल हो गए और अभिषेक बनर्जी के करीबी बन गए। इसके बाद पार्टी में उनका कद बढ़ता गया। पार्टी के अंदर युवाओं को ज्यादा मौके देने की लड़ाई निशित ने शुरू कर दी थी। टीएमसी के कुछ बड़े नेताओं से बढ़ती अनबन की वजह से वो पार्टी से दूर होते गए। बाद में उन्होंने 2019 में बीजेपी में एंट्री ले ली। 2019 लोकसभा चुनाव में वो पहली बार सांसद बने। इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में दीनहाटा विधानसभा सीट से उन्होंने टीएमसी के उदयन गुहा को महज 57 वोटों से मात दी थी। लेकिन खबरों के मुताबिक बीजेपी के आदेश पर उन्होंने विधानसभा में शपथ नहीं ली। इस बीच पार्टियों में नशे के लिए सांपों के जहर के इस्तेमाल के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 रोज पहले मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को भी पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। और जांच के दौरान सांपों के जहर की तस्करी के आरोप में नोएडा पुलिस ने 2 और आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों आरोपियों का एल्विश यादव और पहले पकड़े गए 5 तस्करों के साथ कनेक्शन हो सकता है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ईश्वर और विनय की साक्ष्य के क्रम में इनके विरुद्ध विवेचना की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी ईश्वर पहले पकड़े गए राहुल नाम के सपेरे से लगातार संपर्क में था। वो राहुल को अपने फार्म हाउस पर बुलाता था और सांपों का जहर भी मंगवाता था। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी विनय ईश्वर यादव का बेहद करीबी बताया गया। और पुलिस के मुताबिक सांपों के जहर की तस्करी में दोनों की सांठगांठ थी। लेकिन यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नोएडा पुलिस कई और लोगों से इस मामले में पूछताछ कर सकती है। मामले में अभी तक एल्विश के अलावा 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 दिन पहले पुलिस ने नशे के लिए सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोप में एल्विश यादव को गिरफ्तार किया था। इधर आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ब्रेन की सर्जरी की गई। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव की दिल्ली के एक अस्पताल में ब्रेन सर्जरी की गई। मस्तिष्क में भारी सूजन और रक्तस्राव के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर दिया। 1 रोज पहले एनडीए से सीट शेयरिंग को लेकर हुए विवाद के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। राहुल गांधी के शक्ति वाले और ईवीएम पर सवाल उठाने वाले बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। बीजेपी ने राहुल गांधी के इन बयानों को गुमराह करने वाला बताया। उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक ऐसी वारदात अंजाम दी गई जिससे जिस किसी ने भी सुना उसका कलेजा दहल गया, क्योंकि वहां घर में घुसकर 2 बच्चों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों पर लगा। आरोपियों के नाम साजिद और जावेद बताए गए। आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्चों का मर्डर कर दिया और जिस तरीके से उनकी हत्या की उसे देखकर लोगों की रूह तक कांप गई। उस तरह से बच्चों के गले काटने की बात सुनकर तो लोगों के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। बच्चों की मां को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि उनके 2 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस जघन्य हत्याकांड की जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखने के बाद लोगों का कलेजा कांप गया।
क्योंकि उन तस्वीरों में घर के अंदर बच्चों की मां दहाड़े मारकर रोती दिखाई दी। रोने के दौरान वो जोर जोर से चीखने लगती। कई महिलाएं उन्हें संभालती दिखाई दी, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं थमे। वो रोते रोते बेहोश तक हो गई। सिर्फ बच्चों के घर वाले ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर किसी की आंखों से आंसू गिरते रहे। आरोप है कि साजिद और जावेद ने उस तरह से इन दोनों बच्चों की हत्या कर दी। हत्या की तस्वीरें इतनी ज्यादा भयावह है कि उसे दिखा पाना मुमकिन नहीं। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक साजिद और जावेद ने तंत्र मंत्र के चक्कर में इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया। तो अभी नई इसकी शादी हुई, इसके क्या नाम बच्चे एक भी वो जीवित नहीं रहते थे। तो किसी तांत्रिक ने बोला था क्या नाम है किसी का आप मर्डर कर दो तभी आपके बच्चे जिंदा रह सकते हैं। ये वारदात बदायूं की बाबा कॉलोनी की बताई गई। मरने वाले बच्चों की उम्र 14 साल और 6 साल बताई गई। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी भाई हैं और पास में ही उनकी बाल काटने की एक दुकान है। और इसी वजह से आरोपी और बच्चों के परिवार के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन बच्चों के घर वालों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वो उनके बच्चों की हत्या कर देंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी पैसे उधार मांगने के बहाने से घर में दाखिल हुए थे और पड़ोसी होने की वजह से उन पर किसी को शक तक नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक बाबा कॉलोनी में रहने वाले विनोद कुमार पेशे से ठेकेदार हैं। उनकी पत्नी घर में ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। दोनों के 3 बच्चे हैं। जिन 2 बच्चों की हत्या की गई उनके नाम आयुष और आहान हैं। आयुष की उम्र 14 साल और आहान की उम्र 6 साल बताई गई। पास में ही आरोपियों की बाल काटने की दुकान है। सामने दुकान है जिसका शटर खुला हुआ है, वो साजिद जावेद की वो दुकान है जहाँ पर वो बाल काटने का काम करते थे। बताया गया कि जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस वक्त उनके पिता विनोद किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर पर संगीता, उनके 3 बच्चे और बच्चों की दादी मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक उसी दौरान साजिद और जावेद 5,000 रुपए मांगने के बहाने घर में दाखिल हुए। घटना 7:30 बजे के आसपास की है। संगीता ने उनको 5,000 रुपए दिए। इसके बाद साजिद ऊपर के कमरे में चला गया। बताया गया कि घर में घुसने के बाद दोनों टहलने के बहाने से मकान की दूसरी मंजिल पर चले गए। आरोप है कि उन्होंने अंदर से छत का दरवाजा बंद कर लिया और फिर वहां खेल रहे 3 बच्चों पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। और बताया गया कि उन दोनों आरोपियों को मकान के हर हिस्से की पूरी जानकारी थी। इसी वजह से वो बच्चों की हत्या करने के इरादे से सीधे छत पर पहुंच गए थे। आरोप है कि उसी दौरान साजिद और जावेद ने उन पर उस तरह से वार करना शुरू कर दिया। इस हमले में 14 साल के आयुष और 6 साल के आहान की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन तीसरा पीयूष वहां से भाग निकला। वो किसी तरह जान बचाकर अपनी दादी के पास पहुंचा। उसी ने दादी को जावेद और साजिद के हमले की जानकारी दी। घर वालों का आरोप है कि साजिद और जावेद तीनों बच्चों को मारने के इरादे से उनके घर आए थे, लेकिन किसी तरह पीयूष उनके चंगुल से बच निकला। जो बीच वाला उसको हाथ में मारा, दोनों काटे, दोनों उसको के मारा हाथ में। वो ऊपर से कूद के आया ग्रिल से, बोले अम्मा देखो तो जाके। बच्चों की चीख पुकार सुनकर तो वहाँ हाहाकार मच गया। बच्चों की माँ संगीता और दादी के अलावा वहाँ आस पड़ोस के कई लोग पहुँच गए, लेकिन तब तक खून से सने दोनों आरोपी लोगों को धक्का देते हुए वहाँ से फरार हो गए। और जब घर वाले मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि तब तक आयुष और आहान की मौत हो चुकी थी। हर तरफ यहाँ पर खून बिखरा हुआ है। हर दीवार पर, दरवाजे के हैंडल पर, सीढ़ियों पर, हर तरफ खून यहाँ पर बिखरा हुआ है। घर के अंदर घुसकर 2 बच्चों की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। घर वालों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मकान के बाहर लोगों का हुजूम जमा हो गया और फिर देखते ही देखते वहां लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। आरोपियों के मुस्लिम समुदाय से जुड़े होने की वजह से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हत्याकांड के बाद तो लोगों ने वहां आगजनी शुरू कर दी और उसकी वजह से पूरे इलाके के हालात पटरी से उतर गए। सड़कों पर जगह जगह लोग हंगामा और बवाल करने लगे। हत्याकांड के बाद हुए बवाल की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ लोग सड़क पर आरोपियों की दुकान का सामान जलाते दिखाई दिए। हाथों में डंडे लिए वो लोग बच्चों की हत्या से बेहद नाराज नजर आए। बताया गया कि लोगों ने आरोपियों की दुकान में पहले तोड़फोड़ की और फिर दुकान का सामान सड़क पर फेंक दिया। थोड़ी ही देर बाद लोगों ने सामान को आग के हवाले कर दिया। हमारे भैया के बच्चों के लिए रहने से मारा है, हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। घटना की वजह से लोगों ने मुरादाबाद और फर्रुखाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। बवाल की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गई। सड़क पर आगजनी और हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। यही नहीं, लोगों ने बच्चों के शव को भी वहां से उठने नहीं दिया। हालात बेकाबू होता देख वहां पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को बुला लिया गया। बाद में वहां पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी पहुंच गए, जिन्होंने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। इसके बाद किसी तरह उन दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका।
और मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आरोपियों के खिलाफ लोगों में बढ़ते गुस्से को देखते हुए पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। घटना के 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बताया गया कि दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद साजिद और जावेद बाइक से वहां से फरार हो गए थे और इसी वजह से उनकी तलाश में पुलिस की 4 टीमें इलाके का चप्पा चप्पा छानने में जुट गईं। पुलिस की टीम ने साजिद और जावेद की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। करीब 3 घंटे बाद पुलिस को पता चला कि बच्चों की हत्या करने के बाद दोनों आरोपी शेखुपुरा के जंगल में छिप गए। इसका पता चलते ही पुलिस ने उनकी नाकेबंदी शुरू की, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम उनके नजदीक पहुंची, आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की टीम ने भी मोर्चा संभाला। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने गोली चलानी शुरू की और इसी दौरान एक गोली साजिद के पैर में लग गई। उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया गया कि ज्यादा खून बहने से साजिद की मौत हुई। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि दूसरा आरोपी जावेद वहां से बचकर भाग निकला, इसीलिए पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी करने में जुट गई। साथ ही पुलिस ने आरोपी साजिद के पिता और चाचा को हिरासत में ले लिया, ताकि उन दोनों से पूछताछ कर ये पता लगाया जा सके कि बच्चों की हत्या करने के पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि ना तो पुलिस को और ना ही घर वालों को ये समझ आया कि साजिद और जावेद ने बच्चों की हत्या क्यों की। लेकिन इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घर वालों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया और सबसे ज्यादा बुरी हालत तो बच्चों की मां संगीता की दिखी। वो अपने बच्चों के लिए बिलख बिलख कर रोती और तड़पती नजर आई। इसी बीच अस्पताल से उनके दोनों बच्चों के शव घर लाए गए। इसके बाद तो जैसे वहां हाहाकार मच गया। न सिर्फ बच्चों के घर वाले, बल्कि वहां खड़ा हर आदमी, हर महिला फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। कितना बुरा हाल है संगीता का, अपनी छाती पीट पीट कर रो रही है और अभी चंद मिनट पहले ही उन्होंने अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर विदाई दी है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने बच्चों की मां संगीता से बातचीत की। रोते रोते उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर लोगों के हाथ पांव फूल गए। आवाजें करके फिर बुलाई को छाती पाए, छाती पाने पे कतरी से काटे, दोनों मारे, दोनों पे कतरी से काटे, दोनों। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी जावेद और साजिद उनके तीसरे बच्चे को भी मारने की फिराक में थे, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग निकला और उसकी जान बच गई। जुआरों को भाग पकड़ो तो भाग चाकू के गवाने फेंकी दो, तो वो चाहते तैसे भागी अपनी जान छुड़ाएगी। मैं वो भाग मार दे तो मेरे दोनों मार दे, हाथ मेरे दोनों मार दे, मैं इंसाफ चाहिए। लेकिन घर वालों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर साजिद और जावेद ने उनके बच्चों की हत्या क्यों की। क्योंकि उनकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये दावा किया गया कि आरोपी साजिद और जावेद ने इस हत्याकांड को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया। घर वालों का आरोप है कि आरोपियों ने उनके घर में शराब भी पी थी और इसके लिए दोनों आरोपी मकान की दूसरी मंजिल पर गए थे। बच्चों की दादी के मुताबिक वो अपने साथ आयुष को ले गए और फिर उसकी हत्या कर दी। बाद में शराब पीने के लिए उन्होंने आहान से पानी मंगवाया और जब वो पानी लेकर उनके पास गया तो उसे भी उन्होंने मार दिया। मुझसे पूछो कि हमारी गलती क्या थी, हमारे बच्चों की क्या गलती थी। 5000 रुपए भी दिए तेरी बीवी की डिलीवरी होने को थी, मांगे तूने चाय पिलाने को, चाय बन नहीं तब मेरे बच्चे क्यों काटे। शक ये जताया गया कि आरोपियों ने इस हत्याकांड को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया, क्योंकि साजिद और जावेद ने अपनी बाल कटाने की दुकान को वक्त से पहले ही बंद कर दिया था। उनकी जो दुकान है हेयर सैलून की, जावेद और साजिद की, वो रोज 8 बजे बंद होती है, लेकिन कल उन्होंने वो दुकान 6 बजे ही बंद कर दी। हालांकि इस हत्याकांड के एक आरोपी साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं बच्चों के घर वालों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई। इधर न्यूज 18 के राइजिंग भारत कार्यक्रम के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बताया कि पहले की सरकारों में बैंक खाता खोलने के लिए गरीब से गारंटी मांगी जाती थी। देश की एक बड़ी आबादी को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। एक बैंक खाता खोलने के लिए भी गरीब से गारंटी मांगी जाती थी। लोन की बात तो छोड़ दीजिए, देश के एक बड़ी आबादी जो भूमिहीन थी उसे भी ऐसे ही छोड़ दिया गया। 80% से अधिक किसान जिनके पास 2 एकड़ भी जमीन नहीं थी, उन्हें भी अपने नसीब पर छोड़ दिया गया था। करोड़ों नौजवानों के लिए बैंक के दरवाजे बंद थे, क्योंकि उनके पास भी गारंटी नहीं। जिनके पास किसी को देने के लिए कोई गारंटी नहीं, उनकी गारंटी मोदी ने ले ली।
उधर रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने भारत में अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख साफ कर दिया। केंद्र सरकार ने साफ किया कि रोहिंग्या मुसलमानों को देश में बसने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में राहुल गांधी पर तंज कसा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा बार बार लॉन्च करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट से सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए। दानिश अली को मायावती की पार्टी बीएसपी ने पिछले साल दिसंबर में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया था। हम जिस दोराहे पर खड़े हैं, आज वो फैसला लेने का वक्त आ गया। लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। खबर है कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन राज्यसभा सदस्य हैं। उन्हें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा है और अब पप्पू यादव भी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने 2015 में जो जन अधिकार पार्टी बनाई थी, उसका भी कांग्रेस में विलय हो गया। बिहार के कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया और पप्पू यादव के गले में कांग्रेस का साफा पहनाया गया। इस दौरान पप्पू यादव के साथ उनके बेटे सार्थक यादव भी मौजूद रहे। सबका सम्मान करते हुए मैं अपनी पार्टी को आज पूरी तरीके से लिस्ट के साथ मर्जर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब से वो आजीवन कांग्रेस के साथ रहेंगे। खबर है कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर ही पूर्णिया से चुनाव लड़ सकते हैं और खबर है कि इसकी भूमिका एक दिन पहले ही तैयार हो गई थी, क्योंकि पप्पू यादव पटना में राबड़ी निवास पहुंचे। वहां उनकी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई और तीनों की मुलाकात की तस्वीरें भी आई। मुलाकात के बाद पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ दिखे और मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने संकेत दिए कि इस बार वो पूर्णिया से ताल ठोक सकते हैं। पूर्णिया तो मेरी लाइफ लाइन है, मैं हर लोगों के दिल में हूँ। लगे हाथ उन्होंने लालू यादव के परिवार से अनबन की खबरों पर भी फुल स्टॉप लगाना चाहा। आरजेडी से पारिवारिक रिश्ता मेरा है, था, रहेगा। लालू यादव से मुलाकात के कुछ ही देर बाद पप्पू यादव दिल्ली रवाना हो गए। इसी के बाद खबर उड़ी कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने की शर्त पर कांग्रेस में शामिल हुए। उधर लोकसभा चुनाव के लिए स्टालिन की पार्टी डीएमके ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में पुदुचेरी को राज्य का दर्जा दिलाने और नीट परीक्षा पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया गया। पार्टी ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने का भी वादा किया। इसके साथ ही डीएमके ने तमिलनाडु की 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। 39 लोकसभा सीट वाले तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 2019 का लोकसभा चुनाव एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इस बार वो बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। झारखंड की मांडू सीट से बीजेपी विधायक जयप्रकाश पटेल पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। अटकलें हैं कि कांग्रेस उन्हें हजारीबाग लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिल गई। इस मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि उन्हें 10 जुलाई तक समन्स नहीं भेजे जाएंगे। अभिषेक बनर्जी ने ईडी के समन्स भेजकर दिल्ली बुलाकर पूछताछ करने को कोर्ट में चुनौती दी थी। इधर हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि उन्होंने चुनाव न लड़ने की जो वजह बताई उसने सबको हैरान कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिभा सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि इस बार मंडी में कांग्रेस का जीतना बेहद कठिन होगा, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि मंडी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। शिमला पहुंची प्रतिभा सिंह ने साफ कर दिया कि अगर पार्टी चाहे तो भी वो मंडी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार मंडी कांग्रेस के हाथ से छिटक जाएगा। प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया कि मंडी में कांग्रेस की एक कमजोर स्थिति इसलिए हुई क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वक्त रहते चुनाव की तैयारियों की सुध तक नहीं ली। एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है। इस मामले ने ज्यादा तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और उन्होंने सीधे सीधे राज्य की सरकार के चेहरे पर ही हमला बोल दिया। मतलब सीएम और प्रदेश अध्यक्ष, जो आमतौर पर किसी सरकार की गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं, जिनका काम एक साथ एक दिशा में चलना होता है, हिमाचल में उन्हीं के बीच खटपट खुलकर सामने आई है।
क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और इसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जिम्मेदार ठहराया और ये आरोप लगाया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को जरा भी तवज्जो नहीं दी और उन्होंने ये बात किसी रैली या फिर सभा में नहीं की, बल्कि दिल्ली आकर कांग्रेस के आलाकमान के सामने कह दी। मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। हालांकि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के एक धड़े ने ये आरोप भी लगाया कि प्रतिभा सिंह ने अपनी साख बचाने के लिए सारा ठीकरा सीएम के सिर पर फोड़ दिया। मतलब ये आरोप लगे कि प्रतिभा सिंह ने हार के डर से पहले ही हथियार डाल दिए। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग पर राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग पर फिलहाल अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी। इसके साथ ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बार बार समन्स भेजने पर ईडी को तलब किया और उससे जवाब मांगा। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। खनन घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी की जांच में घिरे उत्तर प्रदेश के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति लोकायुक्त की जांच में दोषी पाए गए। उनके अलावा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी गुरदीप सिंह को भी इस मामले में दोषी करार दिया गया। लोकायुक्त ने राज्य सरकार को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उनसे वसूली की सिफारिश की है। बिहार के बक्सर में आरजेडी विधायक शंभूनाथ यादव के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की। बक्सर की ब्रह्मपुर सीट से विधायक शंभूनाथ यादव को लालू प्रसाद का बेहद करीबी माना जाता है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इसके लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इस बीच दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में खौफ से भर देने वाला एक हादसा हो गया। वहां एक कार ने एक महिला को भयंकर टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया गया कि वो कार सवार कार चलाना सीख रहा था, तभी वो एक गली में घुस गया और उसने वहां झाड़ू लगा रही उस महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें वो महिला अपने घर के सामने झाड़ू लगाती नजर आई। कुछ सेकंड बाद वो सिल्वर रंग की कार लहराते हुए उस गली में आई और उस महिला को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पहले उस महिला ने पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उस कार ने उसे टक्कर मार दी और वो हवा में उड़ते हुए उस घर की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गई। वो महिला उस दीवार और कार के बीच में फंस गई। इसके बाद उस कार से एक महिला उतरी और उस महिला को वहां से निकालने की कोशिश करती दिखाई दी। उसने उस कार सवार से गाड़ी पीछे करवाई और फिर उस महिला को निकाला। इसे देखकर कुछ और लोग वहां आ गए और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया गया कि वो कार सवार उस महिला का ही पड़ोसी था और वो कार चलाना सीखते हुए वहाँ आ गया। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में इतनी भयंकर आग लगी कि चंद सेकंड में कई दुकानें जलकर राख हो गई। बताया गया कि वहां मौजूद कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई और उसके बाद उस आग ने आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और उसकी वजह से आग ने ऐसा हाहाकारी रूप लिया कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां से आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो पूरा हाईवे जल उठा हो। दूर दूर तक सिर्फ आग की लपटें ही नजर आई। एक साथ 8 दुकानों के जलने से वहां आग का बवंडर उठता दिखाई दिया। इस दौरान वहां बीच बीच में कई धमाके भी हुए। बताया गया कि वहां मौजूद कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई थी और उस आग ने कुछ ही मिनटों में वहां मौजूद तमाम दुकानों को अपनी जद में ले लिया। जिस जगह पर आग लगी उसके ठीक सामने एक पेट्रोल पंप भी था। ऐसे में डर था कि वो आग उस पेट्रोल पंप तक न पहुंच जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वहां भयानक तबाही मचनी तय थी। हालांकि दमकल कर्मियों ने वक्त रहते उस आग पर काबू पा लिया, लेकिन 8 दुकानों में एक साथ आग लगने की वजह से वो इलाका घंटों तक धधकता रहा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई। इस बीच पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर के IVF तकनीक का इस्तेमाल कर बच्चे को जन्म देने पर विवाद हो गया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर के IVF तकनीक का इस्तेमाल कर बच्चे को जन्म देने पर विवाद बढ़ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार के मुताबिक IVF तकनीक से बच्चा पैदा करने के लिए महिला की उम्र 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि सिद्धू मूसेवाला की मां की उम्र 58 साल है। संयुक्त राष्ट्र ने मौसम से जुड़ी अपनी एक रिपोर्ट में 2023 को दुनिया का सबसे गर्म साल बताया। दावा किया गया कि 1950 के बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर पिघलने की घटनाएं पिछले साल हुई। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक पूरी दुनिया में जमीन और पानी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंची और उन्होंने रामलला के दर्शन किए। प्रियंका चोपड़ा के साथ उनकी बेटी मालती और उनके पति निक जोनस ने भी राम मंदिर में पूजा की।
घर तक खाना पहुंचाने वाली ऑनलाइन कंपनी जोमैटो ने वेज खाना पहुंचाने वाले कर्मचारियों को हरे रंग की ड्रेस पहनने के फैसले को वापस ले लिया। कंपनी ने साफ किया कि ये फैसला खाने में भेदभाव करने के मकसद से लिया गया। जोमैटो के मुताबिक खाने पहुंचाने वाले उसके सभी कर्मचारी लाल रंग की टी शर्ट ही पहनेंगे। उधर खबर है कि पशुपति पारस अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ गए, क्योंकि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भागम भाग मच गई। सूत्रों ने बताया कि चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज भी पशुपति पारस का साथ छोड़ सकते हैं और पाला बदलकर चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हिस्सा बन सकते हैं। यानी शुरू से ही पशुपति पारस के साथ रहे प्रिंस राज भी चिराग गुट में शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, खबर है कि प्रिंस राज के अलावा चंदन सिंह भी पाला बदल सकते हैं, जबकि पशुपति पारस ने ऐलान किया था कि उनके प्रिंस राज और चंदन सिंह की सीट फिक्स है। सूत्रों ने बताया कि ये तीनों सीटें हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा थी, लेकिन पशुपति पारस के किसी ऐलान से पहले ही खबर आ गई कि प्रिंस राज और चंदन सिंह चिराग के साथ जा सकते हैं। यानी पशुपति पारस की सियासी मुश्किल बढ़ सकती है। खबर तो ये भी आई कि महागठबंधन में पशुपति पारस को तरजीह नहीं मिल रही है। इस चक्कर में पशुपति पारस को पार्टी के नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग टालनी पड़ी, क्योंकि सूत्रों ने बताया कि पशुपति पारस को महागठबंधन में भी खास तवज्जो नहीं मिली। जबकि इससे पहले खबर आई थी कि एनडीए में सीट नहीं मिलने पर वो आरजेडी नेताओं के संपर्क में हैं। लेकिन सूत्रों ने खबर दी कि पशुपति पारस को महागठबंधन में कुछ खास तरजीह नहीं मिली और वो इसका कोई तोड़ निकाल पाते, उससे पहले ही खबर आई कि पशुपति पारस के खेमे से कई नेता चिराग के साथ जा सकते हैं। यानी पशुपति पारस अपने ही पार्टी में अकेले पड़ते दिखे। और दूसरी तरफ चिराग पासवान बिहार की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में जुट गए। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और बिहार की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की चर्चा की। हालांकि चिराग ने ये साफ कर दिया कि हाजीपुर से उनका लड़ना पक्का है। हाजीपुर, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। सूत्रों ने खबर दी कि चिराग जमुई से अपने बहनोई अरुण भारती को प्रत्याशी बनाएंगे। इसके अलावा समस्तीपुर से पार्टी के कार्यकर्ता संजय पासवान उम्मीदवार हो सकते हैं। उधर बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले में बयान देने के बाद केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने माफी मांग ली। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के विवादास्पद बयान पर डीएमके की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया था कि 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट में शामिल संदिग्ध तमिलनाडु से था। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली थी। असम के बारपेटा से सांसद अब्दुल खालिक ने कांग्रेस पार्टी से दिया अपना इस्तीफा वापस ले लिया। बारपेटा लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। हालांकि सोनिया गांधी से हुई मुलाकात के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी के नेता अभय सिंह चौटाला को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह की हत्या के बाद अभय चौटाला ने सुरक्षा को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया ने अपने पिता विजयपत सिंघानिया के साथ खिंचवाई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वो अपने पिता को घर पर पाकर काफी खुश हैं। गौतम सिंघानिया ने अपने पिता के अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की। उन पर 2017 में अपने पिता को घर से बाहर निकालने का आरोप लगा था। इधर गुजरात के राजकोट में सड़क पर 2 कारों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखकर लोगों ने अपना सिर पकड़ लिया। वहां तेज रफ्तार में दौड़ती हुई एक कार ने सामने से आ रही दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो कार सड़क पर पूरी तरह घूम गई और इस हादसे ने लोगों को डरा कर रख दिया, क्योंकि सफेद रंग की वो कार सड़क पर बिल्कुल लहराती हुई आई और कुछ सेकंड में ही वो सामने से आ रही उस दूसरी कार से भिड़ गई। लेकिन हादसे से थोड़ी देर पहले का जो वीडियो सामने आया उसमें ऐसा लगा मानो वो कार किसी विमान की तरह रनवे पर दौड़ लगा रही हो। इसी दौरान वो बेकाबू हुई और उस दूसरी कार को भयानक टक्कर मारते हुए सड़क पर घूम गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। ये बवाल तब हुआ जब दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक इलाके में आमने सामने आ गए। पहले उनके बीच बहस हुई और फिर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ और लाठियां चली। मारपीट और बवाल में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। और ये सब कुछ हुआ केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा की मौजूदगी में।
बवाल की जो तस्वीरें सामने आई उसमें निशित प्रामाणिक और उदयन गुहा सड़क के बीचों बीच एक दूसरे से बहस करते दिखाई दिए, जबकि उन दोनों के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी बीच बचाव करते नजर आए। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद मामला और ज्यादा बिगड़ गया। निशित प्रामाणिक और उदयन गुहा के सुरक्षा कर्मी भी एक दूसरे से उलझ पड़े। इसके बाद तो वो सड़क दोनों पार्टी के कार्यकर्ता के बीच जंग का मैदान बन गई। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठी और पत्थर से हमला किया, जबकि इस दौरान वहां पुलिस वाले भी मौजूद दिखाई दिए। बताया गया कि मारपीट में दोनों तरफ के कुछ कार्यकर्ताओं को सिर में चोट लग गई। मारपीट कर रहे टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद अलग किया। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुए बवाल से पूरे इलाके का माहौल गर्मा गया और एक ही इलाके में दोनों पार्टी के नेताओं की जनसभाएं होने की वजह से मामला गर्मा गया, क्योंकि दिनहाटा बाजार इलाके में बीजेपी नेता निशित प्रामाणिक की रैली के साथ उसी इलाके में टीएमसी नेता उदयन गुहा की भी रैली होने वाली थी। लेकिन केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने आरोप लगाया कि जैसे ही वो अपनी जनसभा को संबोधित करके वहां से निकलने लगे, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। इसके बाद तो ऐसा बवाल शुरू हुआ कि वहां अफरा तफरी मच गई। एक केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री के बीच झड़प और हंगामे की वजह से माहौल बिगड़ गया। निशित प्रामाणिक ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की गई। पहले भी 2-3 बार मेरे ऊपर अटैक किया गया। हालांकि ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता उनकी रैली की तरफ बढ़े और पथराव शुरू कर दिया था। जिला सभापति सह কয়েকজন सब मोटा मोटा बांस लाठी निये जाके पर्चे पेटाते शुरू करेছে। उदयन गुहा ने आरोप लगाया कि निशित प्रामाणिक के सुरक्षा कर्मियों ने भी टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों पर हमले किए। 1.5-2 घंटे तक सड़क पर हंगामा और बवाल होता रहा। इस दौरान मामले को शांत कराने में वहां मौजूद पुलिस वालों की भी सांसें फूल गई। लेकिन कूच बिहार के दिनहाटा में हुई घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री के साथ बदसलूकी और झड़प की घटना के विरोध में बीजेपी ने कूच बिहार में जोरदार प्रदर्शन किया और एसपी ऑफिस के घेराव की कोशिश की। हाथों में पार्टी का झंडा लेकर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एसपी दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर जमा हो गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए थे। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सड़क पर बांस से बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस ने बांस की बैरिकेडिंग करके उस सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया। निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमले से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता उदयन गुहा के उकसाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि केंद्रीय मंत्री पर भी पथराव किया गया। लेकिन उदयन गुहा पर एक्शन लेने के बजाय पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की। एसपी ऑफिस के घेराव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर एसपी ऑफिस में घुसने की कोशिश में थे, जबकि वहां भारी संख्या में तैनात पुलिस वाले हर हाल में उन्हें रोकने की कोशिश करते दिखे। लेकिन बवाल की इस घटना ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संसदीय सीट का सियासी तापमान बढ़ा दिया। कूच बिहार लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने खाता खोला था। 2019 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए निशित प्रामाणिक ने टीएमसी उम्मीदवार को बड़े अंतर से हरा दिया था और 2024 के चुनाव में भी उस कामयाबी को दोहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। दक्षिण में इसकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार जिला बांग्लादेश के साथ करीब 550 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके अलावा पूर्व में असम के साथ इस जिले की करीब 85 किलोमीटर की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से भूटान बॉर्डर की दूरी भी सिर्फ 60 किलोमीटर की है। बांग्लादेश की सीमा के करीब बसे इस जिले को राजनीतिक लिहाज से बेहद संवेदनशील माना गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 19 अप्रैल को यानी पहले ही चरण में यहाँ वोटिंग होगी। लोकसभा के लिए ये सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। 2019 में उत्तर बंगाल की ये सीट बीजेपी के पाले में गई थी। इस संसदीय सीट पर पहली बार बीजेपी का कोई उम्मीदवार सांसद बना था और निशित प्रामाणिक बीजेपी की टिकट पर लोकसभा में पहुंचे थे। कूच बिहार में निशित प्रामाणिक की जीत टीएमसी को काफी चुभी थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले निशित प्रामाणिक ममता बनर्जी की पार्टी के होनहार युवा सिपाही थे।
लेकिन 2019 के चुनाव में बाजी ऐसी पलटी कि निशिथ ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने उन्हें कूच बिहार से टिकट थमा दिया था। अनुसूचित जाति के राजवंशी समुदाय से आने वाले निशिथ प्रामाणिक ने कड़ी मेहनत करके जीत हासिल की और पहली बार कूच बिहार लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में आ गई। राजवंशी समुदाय पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है। वहाँ के कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में इस समुदाय का दबदबा माना जाता है और निशिथ प्रामाणिक जैसे युवा नेता के जरिए बीजेपी ने इस वोट बैंक में पेट बनाने की कोशिश की। बीजेपी ने निशिथ प्रामाणिक को न सिर्फ सांसद बनाया बल्कि 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की शपथ दिला दी। वो नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री बन गए थे। निशिथ के लिए ये वो कामयाबी थी जिसे हासिल करने में बड़े बड़े दिग्गजों को कई बरस लग जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने और उसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनने तक का सफर निशिथ प्रामाणिक ने बेहद कम समय में तय कर लिया। मतलब निशिथ का सियासी सफर बेहद तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत अपनी मां को देखकर किया था। उनकी मां चंदा प्रामाणिक टीएमसी में थी और अपने गांव की प्रधान चुनी गई थी। और जब निशिथ बड़े हुए तो उनका झुकाव भी ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ हो गया। हालांकि उन्होंने टीचिंग में डिप्लोमा करके प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक की नौकरी शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान भी वो तृणमूल के साथ जुड़े रहे। 2011 में टीएमसी ने तृणमूल युवा संगठन का गठन किया था। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इसके नेता बनाए गए। इस दौरान निशिथ भी इस संगठन में शामिल हो गए और अभिषेक बनर्जी के करीबी बन गए। इसके बाद पार्टी में उनका कद बढ़ता गया। पार्टी के अंदर युवाओं को ज्यादा मौके देने की लड़ाई निशिथ ने शुरू कर दी थी। टीएमसी के कुछ बड़े नेताओं से बढ़ती अनबन की वजह से वो पार्टी से दूर होते गए। बाद में उन्होंने 2019 में बीजेपी में एंट्री ले ली। 2019 लोकसभा चुनाव में वो पहली बार सांसद बने। इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में दीनहाटा विधानसभा सीट से उन्होंने टीएमसी के गुजरात के राजकोट में सड़क पर 2 कारों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखकर लोगों ने अपना सिर पकड़ लिया। वहां तेज रफ्तार में दौड़ती हुई एक कार के सामने से आ रही दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो कार सड़क पर पूरी तरह घूम गई और इस हादसे ने लोगों को डरा कर रख दिया, क्योंकि सफेद रंग की वो कार सड़क पर बिल्कुल लहराती हुई आई और कुछ सेकंड में ही वो सामने से आ रही उस दूसरी कार से भिड़ गई। लेकिन हादसे से थोड़ी देर पहले का जो वीडियो सामने आया उसमें ऐसा लगा मानो वो कार किसी विमान की तरह रनवे पर दौड़ लगा रही हो। इसी दौरान वो बेकाबू हुई और उस दूसरी कार को भयानक टक्कर मारते हुए सड़क पर घूम गई। इसके बाद तो सफेद रंग की उस कार का एक पहिया खुलकर सड़क पर गिर गया। इसके साथ ही उसका बोनट भी खुल गया और उस कार से धुआं भी उठता दिखाई दिया। वहाँ इस हादसे को देखकर कई लोग भागते हुए उन दोनों कार के पास पहुँचे और कार सवार लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान उन लोगों की सांसें अटकी रही। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें दोनों कार सवार लोग बाल बाल बच गए। इधर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर बड़ा हमला हो गया। हथियारों से लैस लड़ाकों ने ग्वादर पोर्ट को घेरकर जबरदस्त गोलीबारी और बम धमाके कर दिए। खबर है कि इस हमले में 7 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान में विद्रोही संगठन BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने वहां पूरी तैयारी के साथ धावा बोला और वहां इतनी ज्यादा गोलियां बरसाई गई कि पूरा इलाका दहल उठा। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान में विद्रोही संगठन BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली। जानकारी के मुताबिक BLA के लड़ाकों ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट परिसर में मौजूद एक इमारत को घेरकर गोलीबारी और बम धमाके किए। BLA ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने उस इमारत में मौजूद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के दफ्तर को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक हमला होते ही पाकिस्तान के सुरक्षा बल ने भी पलटवार कर दिया। दावा किया गया कि BLA के इस हमले ने पाकिस्तान से लेकर चीन तक खलबली मचा दी, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक जिस इमारत पर हमला हुआ उसमें चीन के उन इंजीनियरों के दफ्तर भी हैं जो CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। चीन के इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले उसके नागरिकों पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। यही वजह रही कि चीन की सरकार ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान सरकार से उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी और इसके बाद पाकिस्तान ने चीन के उन नागरिकों की सुरक्षा मजबूत करने का दावा किया था। लेकिन इस बीच ग्वादर पोर्ट पर हुए हमले ने पाकिस्तान के दावे की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि BLA के लड़ाकों ने चीन के इंजीनियरों के दफ्तरों के साथ साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अड्डे पर भी दहशत फैला दी। खबर है कि यह हमला चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। चीन 2013 से ही करीब 3000 किलोमीटर लंबा CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। CPEC हाईवे, रेल और पाइपलाइनों का ऐसा रूट है जो उत्तर
पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत से शुरू होकर पीओके से गुजरते हुए पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन अरब सागर तक अपनी पकड़ बनाना चाहता है। लेकिन CPEC प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों पर लगातार हो रहे हमलों ने चीन की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी की नाराजगी पाकिस्तान ही नहीं चीन से भी है। उसकी शिकायत यह है कि पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर उनकी जमीन चीन को बेचने पर तुली है। इधर बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा रद्द कर दी गई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा रद्द कर दी। 15 मार्च को हुई इस परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोप लगे थे। इस मामले में 266 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू के पूर्व बीजेपी नेता लाल सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। वो उधमपुर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे। खबर है कि कांग्रेस उन्हें उधमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह के खिलाफ टिकट दे सकती है। लाल सिंह ने बीजेपी छोड़ने के बाद अपनी पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाई थी। मैं को 3-4 बार जब भी खड़ा होता हूँ, कहीं खड़ा होता हूँ तो सरकार बनती है, एक बात नोट कर लेना आप सारे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक 8 लाख के इनामी नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस को कई मामलों में उसकी लंबे वक्त से तलाश थी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 70 लाख रुपए जब्त करने का दावा किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग और पुलिस वहां चेकिंग अभियान चला रही थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। खबर है कि HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड रूस के साथ मिलकर RD-33 इंजन का निर्माण करेगा। ये इंजन भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-29 में लगाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इसी इंजन का इस्तेमाल पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान में भी किया जाता है। उधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक धार्मिक जुलूस पर पथराव की घटना के बाद हालात बेकाबू हो गए। वहां तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पूरे शहर को छावनी में बदल दिया। आरोप लगा कि एक रात पहले जब जुलूस एक इलाके से गुजर रहा था तो वहां कहासुनी हो गई। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। और फिर तो हालात संभाले नहीं संभले, क्योंकि दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हुए आमने सामने आ गए और फिर उनके बीच होती बहस अचानक हाथापाई में बदल गई। रात में अचानक हुए बवाल की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में दिखा कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। उनके बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। पुलिस के मुताबिक भड़के हुए लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए और आगजनी भी की। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए और एक आदमी की मौत हो गई। तो ये बताया कि वो उनका हृदयघात से मृत्यु होना जो है वो प्राप्त हुआ। इस बवाल के बाद पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी और बवाल फिर से ना बढ़ जाए इसके लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई। पत्थरों में भी बनाता राह पानी देखिए, पत्थरों में भी बनाता राह पानी देखिए, इस तरह बढ़ती है आगे जिंदगानी देखिए। सौबात की एक बात कही मधुर ने, झूठ की बौछार से है हर्फ जिसके धुल गए, आंख में सच्चाइयों की वो कहानी देखिए। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त होगा सौबात की एक बात का।